Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So I am Muskan Khandelwal and I will take your economic section for the EPFO examination. Okay, EPFO EOA हो या फिर आपका EPFO APFC का एग्जामिनेशन हो, इकोनॉमिक्स हम लोग करेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग करेंगे वेदर इट्स फॉर EOA हो और वेदर इट्स फॉर APFC. क्लियर? सो क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. देखो, पूरी इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है और कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें डिटेल में आ जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़े से कंसेप्ट्स के आ जाती है. ठीक है, कोशिश करेंगे कि सब तरीके की चीज़ें करें और एक मैराथन जैसा ही करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे तो हमारा ख़त्म नहीं होगा. बट हम ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ऊपर से छोड़ देंगे, थोड़ा सा चीज़ों को देख लेंगे. ठीक, जिससे कि किसी को नहीं भी पता हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट पता लग जाए. ठीक है, उसके अलावा भी आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ माय नंबर. ठीक है, कोई भी डाउट के लिए कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. एडिशनली जो नहीं पढ़ाए हो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके. सो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट. यस, देखिए, पहला कंसेप्ट हमारे पास है इकोनॉमी. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है. मैनी ऑफ यू मस्ट बी कन्फ्यूज्ड कि इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एक ही है या अलग होता है. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यार इकोनॉमी होता क्या है. ठीक है, सिंपल से देखेंगे यार. इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है ना कि एक ऐसा सिस्टम, जैसे कि आप ऐसे मान लीजिए कि आप लोग डेली लाइफ में अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे. ठीक है, एंड यू मस्ट ऑल्सो बी सीइंग कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो अपने आसपास. फैक्ट्रीज़ आप देखते हैं, ठीक है, माइंस आप देखते होंगे, शॉप्स आप देखते होंगे, ग्रॉसरी शॉप्स देख लेते होंगे, ऑफिसेस आप देखते हैं, फ्लाईओवर्स आप देखते हैं, रेलवे, मेट्रो, ये सब तरीके की चीज़ें हम अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हैं. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, दिस इज़ कंप्राइजिंग ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है इकोनॉमी की. जैसे ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन सब को मिला के हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमी. दिस इज़ टर्म्ड एज इकोनॉमी. इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन सब क्या होते हैं, मिला के इकोनॉमी होती है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट इकोनॉमी इज़. अभी अब आपसे कोई पूछे यार इकोनॉमी क्या है, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ इकोनॉमी. हमारे कोई इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई फैक्ट्रीज़ है, ऑफिसेज है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी. ठीक है, कोई भी चीज़ जिससे हम लोग अर्न कर पा रहे हैं, वी थ्रू विच वी आर अर्निंग एन इनकम. ठीक है, एंड एट दैट सेम टाइम वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सम गुड्स. सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट फैक्ट्रीज, माइंस, we must be producing some goods and services. But if I talk about, let's say, shops, they must be earning an income. For example, a office employee, he must be earning an income. But if I talk about flyovers and railway, this is also a service, right? So ये सारी चीज़ें ही हमारी इकोनॉमी के अंदर आती हैं. Not just earning an income, but also producing goods and services is termed as economy. Clear? So we can define economy as, an economy is a system in which provides people the means to work and earn a living. Clear? So what is economy? You can simply write, an economy is a system which provides people the means to work and earn a living. Simple, right? This is what economy is. I hope आपको सिंपल सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी. ठीक है, अब इकोनॉमी में इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोड्यूसिंग गुड बट इट ऑल्सो अबाउट कंज्यूमिंग दैट, राइट? सो दैट मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोडक्शन, कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंजम्पशन, what we are consuming, what a consumer is consuming and what a producer is producing is also production. And along with this, what an investment एक investor is doing. ये सारी चीज़ें मिला के we say that it is economy. इकोनॉमी में ये सारी तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती है, either by the Indians, either by the resident of the country or by the foreigners, right? कोई भी तरीके के लोग कर सकते हैं. अभी वो हम इतना डीप पे नहीं जा रहे कि
रेजिडेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरनर्स कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं. सिंपली वी आर अंडरस्टैंडिंग कि यार इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन भी होती है, कंजम्पशन भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है. यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग योर मनी इन टू बैंक और इवन स्टॉक्स. You are also consuming, you are also consuming daily essential goods, food you are taking. You are also producing. Maybe you are not producing, but since you are studying, so that we can say ki ultimately you are producing. You are gaining the knowledge. Simply you can say. So production, consumption, investment is the basic economic activities. Okay. So this is what we can say economy is. Clear? Next topic what we will see is types of economy. Next topic we will see is types of economy. Okay. See, economy की अगर मैं types की बात करूँ, we have different types of economy. We will categorize into 3 sections. The first section is on the basis of ownership and also the management of resources. On the basis of ownership and management of resources. ठीक है, अभी लग रहा होगा it's very complicated. No issues. The second topic is on the basis of development. On the basis of development. Okay. And the third categorization is on the basis of trade. See, many of you must be knowing कि मैं क्या बात कर रही हूँ, किस तरीके से इकोनॉमी को कैटेगराइज कर रही हूँ. एंड many of you must be new to this. That's not an issue. Let's see first one. On the basis of ownership. See, ownership की बात हो रही है. That means something that particular person owns, right? And also the management of resources. That who is managing that particular resources. Either it's government, either it's private, or either it's mix of both, right? This is what types of economy with first section जिसमें on the basis of ownership में हम categorize कर रहे हैं, which we say capitalist economy. As the name suggests, capitalist economy means कोई private entity own कर रही है. Capitalist economy, right? The second one we have is socialist economy. As the name suggests, social society के लिए किया जा रहा है. That means government is owning that. We will see the detail of this. Okay, ऐसा नहीं मैं ऊपर से बता रही हूँ. We will see that. Then the last one is mixed economy. Mixed economy, as the name suggests, it is a mix of both capitalist and socialist. Clear? Then we have on the basis of development. See, on the basis of development, you must be understanding कि development के basis पे 3 categorization हो सकती है कि developing economy हो, developed economy हो, underdeveloped. कैसे? हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है. हम लोग पढ़ते हैं USA इज़ अ डेवलप्ड कंट्री. एंड इवन वी सी कुछ ऐसी कंट्रीज़ है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ कि कहीं ना कहीं वो आज भी अंडर डेवलप्ड है. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. दैट मीन्स on the basis of development, the first section is developed economy, right? The second one is developing economy, okay? And the last one is underdeveloped economy, or you can say less developed economy, whatever feels fine. Less developed economy. Clear? You will see the detail of this also. And the last one is on the basis of trade. देखिए ट्रेड कैसे होता है. ट्रेड मीन्स बेसिकली वी आर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद वन पर्सन और वन कंट्री, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, दैट सिंपली मीन्स दैट वी आर डीलिंग विद द फॉरेन कंट्रीज और वी आर जस्ट डीलिंग विद आवर ओन कंट्री. ठीक है, ट्रेड हम लोग करते हैं अपनी खुद की कंट्री के साथ भी करते हैं और मे बी वी आर ट्रेडिंग विद सम अदर कंट्री, राइट? सो यानी कि एक हमारे पास होता है ओपन इकोनॉमी, विच मीन्स ओपन इकोनॉमी मीन्स फॉरेन के साथ हम लोग कर रहे हैं, ओपन है, इकोनॉमी के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम सबके साथ ट्रेड कर रहे हैं. वेयर एज द अदर वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी, विच क्लियरली मीन्स दैट वी आर जस्ट ट्रेडिंग विद आवर ओन कंट्री. ठीक है, बिना किसी फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर के वी आर जस्ट ट्रेडिंग विद आवर सेल्फ. सो दिस इज वॉट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इज. क्लियर? अभी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आ गया होगा. ओके, so let's just start with the first one, which is on the basis of ownership and management of resources, which we have capitalist economy, okay, socialist economy and also mixed economy. Let's say on the basis of ownership and management of resources. This is what we have, management of resources. The first categorization under this is capitalist economy. Okay, capitalist economy.
let's start with what is capitalist economy, or even we can say capitalist economy as market economy. We can categorize it with the name market economy. Basically the name suggests, ठीक है, what the name suggests is कि market economy हो या capital economy हो, it is the one in which the means of production are owned and controlled and operated by the private sector. ठीक है, चीज़ें किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. कैपिटलिस्ट है ना, नाम से समझ आ रहा होगा, कैपिटल की बात हो रही है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट मीन्स कि कोई भी तरीके की जो प्रोडक्शन की जा रही है वो या तो प्राइवेट के हाथ में है या प्राइवेट कंट्रोल कर रहे हैं या उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट. पूरा का पूरा प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में है. यही लोग हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं. मीन्स प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल्ड, दीज आर द थ्री मेन वर्ड्स, and even operated by the private sectors. ठीक है, so these are the three things. That means we can categorize this economy as the capitalist economy. क्यों करा जाता है ये? बाय प्राइवेट सेक्टर्स क्यों करते हैं? ऑफकोर्स ये बात है, दे आर डूइंग दिस फॉर प्रॉफिट मोटिव. दिस इज़ वेरी क्लियर, दे आर जस्ट डूइंग दिस फॉर प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, प्राइजेस कैसे डिसाइड करते होंगे ये लोग? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइजेस कैसे डिसाइड होती है? प्राइजेस बेसिकली कैसे डिसाइड करते हैं? प्राइजेस की जो अगर मैं बोलूँ प्राइस मैकेनिज्म, तो ये लोग डिमांड सप्लाई के थ्रू करते हैं. कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई, उस हिसाब से प्राइजेस होती है. अब आई एम एक्सपेक्टिंग कि डिमांड सप्लाई तो शायद आप लोगों को पता होगा. इवन अगर नहीं भी पता होगा तो वी विल स्टडी दिस ऑल्सो इन लेटर क्लासेस. ओके, व्हेन वी विल सी द सेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं. ठीक है, so capitalist economy is this type of economy where the private enterprises are the main, sphere of production. ठीक है, they are controlling the operation of the price mechanism also by demand and supply, and they are doing it for profit motive. So this is what capitalist economy is. If I talk about the examples, you can say USA, UK also. These are the example of capitalist economy. Clear? There is no interference of government. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. एवरीथिंग इज ओन एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय दी व्हाट? बाय दी प्राइवेट सेक्टर्स. क्लियर? सो दिस वन इज द फर्स्ट कैटेगराइजेशन. देन वी हैव द अदर वन विच इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, विच इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. ओके, और इवन वी कैन से इट एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. व्हाट इज सोशलिस्ट? एज द नेम सजेस्ट कि सोशल वेलफेयर के लिए किया जा रहा है. दैट मीन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. एवरीथिंग इज सेम, प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. दिस इज व्हाट सोशलिस्ट इकोनॉमी इज. व्हेन देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? पब्लिक एंटरप्राइजेस इंस्टेड ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. ठीक है, एंड इट इज़ डन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव जैसी कोई चीज़ है ही नहीं. वेलफेयर मोटिव के लिए किया जाता है. समझ आ रही है बात? सो दिस इज़ व्हाट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज. जैसे कि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम्स वगैरह कैसे सॉल्व की जाती है, तो उसके लिए एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी है, विच वी कॉल्ड इट एज प्लानिंग कमीशन, और इवन अब नीति आयोग बोल देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट होता है. ठीक है, जिस एवरीथिंग इज डन बाय द सोसाइटी, बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, एग्जाम्पल चाइना एंड रशिया. यू मस्ट बी थिंकिंग मैम इंडिया भी तो है, गवर्नमेंट ही तो चला रही है. गवर्नमेंट चला रही है, बट देयर आर मेनी थिंग्स जो अभी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में, प्राइवेट कंपनीज. यू मस्ट बी नोइंग दैट. सो इंडिया इज नॉट जस्ट capitalist or just socialist. Instead, India is a mixed economy, which is the third category, mixed economy. Right? Mixed economy. Clear? So what is mixed economy? Mixed economy is where not just the government sector, not just the things are in the hand of government, but also in the hand of private. Clear? This is what mixed economy is. When some of the enterprises which is engaged in production are owned by the government, but some other enterprises are owned by the private sectors. For example, India. Clear? अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बाद इंडियन इकोनॉमी का साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड कहाँ स्टैंड करती है. ठीक है,
देखिए अगर हम बात करें एज पर दी 2023 रिपोर्ट, एज पर 2023 रिपोर्ट्स, जितने भी इंडिकेटर्स हैं जीडीपी वगैरह और भी वेरियस इंडिकेटर्स, इंडिया की रैंक आती है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया इज़ द 5th इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। ये तो हुआ कि इंडिया की नॉर्मली हमने बात कर दी लार्जेस्ट इकोनॉमी के टर्म्स में कितनी रैंक है, ठीक है। इसके अलावा हम इंडिया को रैंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी जिसको हम बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इंडिया आज भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और समझ गए होंगे आप लोग 3rd लार्जेस्ट किसके बाद है, वेरी ऑब्वियस, यूएस, चाइना के बाद 3rd नंबर पे इंडिया आती है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ठीक है, क्लियर। देन और क्या हो सकता है, देखिए अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट एक आती है UNCTAD की, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, उनके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें इंडिया को 2023 की रिपोर्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या बताई गई है, इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इन व्हाट, इंडिया इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, इन व्हाट, इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये बात समझ आ गई। 3 डेटा याद करने हैं, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी इंडिया 3rd है, एंड ऑल्सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट हब फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये डेटा समझ आया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक डेटा और है FDI इनफ्लो का। FDI का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो अब डेटा अगर मैं बात करूँ तो FDI इनफ्लो इंडिया की अगर मैं बात करूँ, कितना इनफ्लो हो रहा है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना आ रहा है, ठीक है, वो अराउंड आपका रहा है $36 बिलियन, कौन से ईयर में, 2013-14 में, ठीक है, एंड ऑल्सो इट रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट एवर, अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई FDI इनफ्लो कोई पर्टिकुलर ईयर में आया है तो वो आया था 2021-22 में, हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो कितना आया था, $85 बिलियन, डबल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। कब आया था, 2021-22 में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट FDI इनफ्लो कब हुआ था या कितना हुआ था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इवन अगर मैं बात करूँ फिजिकल ईयर 2022-23 की, अब इसको अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को, अगर लेटेस्ट आ गया हो तो, ठीक है। 2022-23 का डेटा के अकॉर्डिंग FDI इनफ्लो अराउंड $71 बिलियन हुआ था, ठीक है, इस पीरियड में। और 2023-24 में FDI का अराउंड $33 बिलियन आया था, ठीक है। एक बार इसको आज के हिसाब से अपडेट कर लेना, ठीक है, जब भी आप 2024 के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक था, हमने देखा था साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बाद, कि इकोनॉमी तो समझ आ गया, अब सब्जेक्ट का नाम तो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी थोड़ी होता है। तो अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे असली में इकोनॉमिक्स, व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो लेट्स से इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी का मतलब हम लोगों ने देखा था कि कोई भी हमारे आसपास इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही है, दैट इज़ समहाउ इकोनॉमी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमी है। बट इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सोशल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक सोसाइटी में लोग ये डिसाइड करते हैं कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है, उस पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या लेना है, क्या पहनना है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर से क्या सोसाइटी ये डिसाइड कर रही है कि उसको क्या अच्छा है उसके लिए, और कोई ऑप्शंस है या नहीं है, ठीक है।
गुड्स कैसे बनाने हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किस तरीके से लोगों को कंज्यूम करना है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लेबर, लैंड, इन्वेस्टमेंट, मनी, इनकम, प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें आपस में बटेगी। दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज़। जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसी तरह का इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करते हैं ब्रॉडली प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, समझ आ गया। अब वही इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है और उसके मीनिंग अलग अलग। ठीक है, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड देन वी कैन प्रोसीड। सो यू कैन इवन नोट डाउन कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो just simply write down that economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources which have alternative uses। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि क्या ले और क्या नहीं, और उसके कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस भी। ऐसा नहीं कि वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो। हम कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमारे मल्टीपल यूजेस निकल ही जाते हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम among different groups of people। ठीक है, यही सिंपल सी डेफिनेशन है। बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही होगी बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल सी बात है। पढ़ना, एक स्टडी करना इस तरीके से कि किस तरीके से सोसाइटी में क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम कर रहे हैं लोग, कितना इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स इज। सिंपल। यानी कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर आपने देखा हो ध्यान से, लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों बोला जाता है? डू वी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज? नो। इकोनॉमी में सबसे बड़ा इशू अगर आता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक मेन रीज़न यही बनता है कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा स्केयर हैं। दैट मीन्स स्केरसिटी की प्रॉब्लम है। स्केरसिटी व्हेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, दिस इज़ व्हाट स्केरसिटी इज। क्लियर? समझ आ रही बात? स्केरसिटी पढ़ेंगे, इवन आप अभी भी लिख सकते हैं स्केरसिटी क्या है। सिंपली जस्ट राइट कि स्केरसिटी क्या है। It refers to the limitation of supply in relation to demand। मतलब कि सप्लाई कम है पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। यही तो मैंने बोला, स्केरसिटी किसी चीज़ की कमी कब पड़ती है? जब हम घर में कुछ खा रहे हैं, कम कब पड़ रही है? तो बहुत सारे लोग खाना चाहते हैं वो चीज़, या फिर मेन तो यही है, या फिर सप्लाई भी कम है। सप्लाई कम होने का मतलब कि बनी कम है वो चीज़। ठीक है, ये दो रीज़न की वजह से हम कह सकते हैं स्केरसिटी है। सो स्केरसिटी रेफर्स टू दिस ओनली, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्लियर? समझ आ गई बात? अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो द मोस्ट नोन या द पर्सन हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। Adam Smith is known as father of economics। ठीक है, he is known as father of economics क्योंकि इन्होंने काफ़ी थ्योरीज दी है कैपिटलिज्म पे, फ्री मार्केट पे, डिमांड सप्लाई पे। तो काफ़ी तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं उन पे स्टडी दी है इकोनॉमिक्स पे, तो इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, देन वी हैव द अदर टॉपिक, थर्ड टॉपिक। इकोनॉमिक्स के बाद हमारे पास आता है कि ठीक है इकोनॉमिक्स समझ आ गई, ये सब बातें। इकोनॉमिक्स में एक्टिविटीज़ कैसी होती है? एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमिक्स, देखो सिंपल सी बात है, एक्टिविटीज़ कैसे है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, वही चीज़ें होती है कि हम लोग दो तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। या तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है कोई इन्वॉल्व, या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। शायद नाम से आपको समझ आ भी गया होगा इकोनॉमिक में कौन सी चीज़ें आएंगी जो कहीं ना कहीं हमें फिनेंशियली या आप कह सकते हैं पैसा लेके आ रही है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम खुद के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, जैसे मदर होती है घर में खाना बना रही है, ठीक है, मोस्ट फेमस एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं वो काम कर रही हैं। डॉक्टर अपने घर में किसी पेशेंट, अपने ही घर में किसी को देख रहा है,
तो दैट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज द एक्टिविटीज़ विच क्रिएट, नोट डाउन, विच क्रिएट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन. व्हाट इट सेज, विच क्रिएट, कोई भी इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल गेन लेके आ रहा है किस तरीके से, या तो गुड्स बना के या अपनी सर्विसेज दे के. टीचिंग इज अ सर्विस, इट्स नॉट अ गुड, राइट? बट स्टिल if I am earning, that is also, a kind of economic activity. So it creates economic or financial gain through goods or services is known as economic activity. For example, doctor, teacher, businessman, right? Simple समझ आ गया. Whereas if I talk about non-economic activities are the activities that are not earning money, okay, that are not earning any money or not even any consideration of economic gain. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, सोशल सर्विस हो गई, ठीक है, विमेन का मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल सर्विस कोई हो गई, कोई भी सर्विसेज हम घर में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपली. ठीक है, समझ आ गया बात. देन वी हैव आफ्टर एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, हम लोग क्या करें ना, बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं. देन वी विल स्टार्ट विद द फुल फ्लेज कि ठीक है इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में we have microeconomics and macroeconomics. What we have? Microeconomics branches. Economics में भी ना 2 ब्रांच होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो. मैक्रो में अगर आप डिफरेंस देखेंगे स्पेलिंग में तो इट्स आई एंड इट्स ए. आई हेयर स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं. मेरे बारे में अगर पढ़ रहे हो आप लोग, दैट मीन्स यू आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. मेरे कैसे मैं मेरा क्या प्रोडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सब चीज़ें. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए, दैट इज एग्रीगेट, दैट इज इकोनॉमी हैज एज अ होल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल इकोनॉमी, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, देन वी कैन से it is macro. Clear? So microeconomics, which studies economic activities at micro level, at individual level. It examines your economic behavior of individual units. Like देखिए, कोई भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई एक प्रोड्यूसर हो सकते हैं. When we are talking about a particular person, when we are talking about a specific individual, let's say individual income, लेट्स से इफ़ यू वांट टू स्टडी इंडिविजुअल आउटपुट, कि मैं कितना आउटपुट बना रही हूँ या मैं कितना आउटपुट कंज्यूम कर रही हूँ, दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल वी टर्म्ड इट एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. दैट्स वाई वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक्स समटाइम्स एज प्राइस थियोरी. प्राइस थियोरी बिकॉज इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, प्राइजेस को डिटरमाइन करना या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस को डिटरमाइन करना इज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. मेन टूल्स यहाँ पे होते हैं, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चीज़ें चलती है. थिंग्स आर रनिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, राइट? सो दैट मीन्स इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल. And we don't just talk about demand and supply, we just instead talk about aggregate demand and aggregate supply, right? And here we have seen that it determines the price of a commodity. Here we have seen कि prices of a commodity के prices को determine करता है. That's why we term it as price theory. But here in macroeconomics, it helps to determine the income and employment of any country or economy, we can specifically say. That's why we call this as income theory, that it aims to determine the income and the employment level of an economy. किसी भी देश की इनकम देखनी हो तो पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना. किसी एक इंडिविजुअल की इनकम देख के थोड़ी आप बोल दोगे पूरी इकोनॉमी को, मतलब कि हर एक इंसान की इनकम को टोटल कर, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज इनकम थ्योरी, नॉट प्राइस थ्योरी. क्लियर? So this is the important thing which you need to clear right now. And we are here talking about aggregate consumer, not just a consumer. Aggregate producer, not just a producer. ठीक है, यहाँ पे we are talking about national income, the income of whole nation, not just a particular person, even a national output. So this is what macroeconomics is. I hope I am clear, right? So this is what micro and macro is. Both are interrelated in the sense कि when we have to study macro, we need to see micro of tools. अगर मैक्रो पढ़ना चाहते हैं तो हमें एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ना पड़ेगा. एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ के टोटल करके ही तो मैक्रो निकलेगा. सो दैट मीन्स समहाउ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर you can say not separable, simply. Clear? Then comes the next topic, which is
fifth one, which is sectors of economy. I hope many of you must have studied sectors like primary sectors, secondary sectors, tertiary sectors, right? So these are some sectors which we will study here too. The first one is primary sector, right? Primary sector. See, I am very much, assuming that you must be knowing that what is primary sector, where we are directly relating it to extraction, where we are directly relating it to utilization of natural resources, right? Utilization or extraction of natural resources is simply the primary sector. For example, if I talk about agriculture, mining, fishing, dairy, okay, these all are, the part of primary sector. Clear? That means we are just talking about extraction of natural resources. We are not just talking about any process. या कोई process की बात नहीं हो रही कि हमने उस natural resources को extract करके कुछ बनाया. That's a part of other industrial sector, secondary sector. So primary sector is simply what? Primary sector is simply the extraction of natural resources. Clear? So next comes secondary sector, which you must be knowing that it is also known as industrial sector. So secondary sector is where we are using the resources from the primary sector to make something. It is utilizing the end product of what we are getting in the primary sector to manufacture that particular good. यहाँ से if I am using the flour, let's say यहाँ से if I am using the wheat agriculture करके, and here I have a factory where I am converting this wheat into flour. So that's a part of a secondary sector, where we are utilizing the product which we are getting from the primary sector through machines, through refinement or through processing. Okay, that means it includes construction, it includes manufacturing, electricity, gas, water supply. All this is part of a secondary sector, and it is known as industrial sector. Then third comes is tertiary sector. What is tertiary sector? You must be knowing tertiary sector is basically it is services we are giving. It does not include the goods. यहाँ goods की बात नहीं होती. We are talking about the services like business, transport, communication, telecommunication specifically, banking, insurance, teaching. It is all part of tertiary sector. So primary, secondary involves some goods production, something, but tertiary sector is particularly involving just the services. Okay, I hope I am making you clear, right? So if I talk about the real data of agriculture sector in India, so agriculture sector is at the third place currently, because now we are, dominating, we are leading in these two sectors, that is secondary sector and tertiary sector. So around 21.2% is the contribution of from agriculture sector in GDP. This is the data as per 2022. ठीक है, हाउ मच, कितना जीडीपी का कितना प्रोपोर्शन इज एग्रीकल्चर वाला से आता है, या यू कैन से दिस प्राइमरी सेक्टर से आता है. इट्स 21.82%. बट वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट दिस सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर भी कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे. सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो जस्ट 24.29 एज पर ऑफकोर्स GDP 2022 डेटा. बट इफ आई टॉक अबाउट द बिजनेस सेक्टर, द टर्शरी सेक्टर, इट्स 53.89%. दैट मीन्स इंडिया सर्विस सेक्टर में इज परफॉर्मिंग गुड, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. So this is what the real data, you can say, this is what the sectors of economy is. Clear? Okay. Other than this, we also have two more sectors, right? Other than these three sectors, we have the fourth sector, which is quaternary sector. Might be possible that you are hearing this word for the first time, but no issues. I am here to, clarify your doubt. So quaternary sector means when it is consisting of industries which is providing information services like computing, or you can say information and communication technology, even you can say consultancy. आजकल जैसे आपको पता है ना consultancy वगैरह काफ़ी फैल रही है, तो these comes under the quaternary sector. Research and development. So these are the industries which provide information such as computing, ICT and all, right? But we have the other more sector which is quinary sector. I might be pronouncing wrong. Sorry for that. So it's quinary sector, which means that इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, क्वार्टनरी सेक्टर जिसमें हम बात करें इंफॉर्मेशन की, दैट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कंप्यूटिंग वगैरह, कंसल्टेंसी, उसको भी नैरो डाउन करके एक और सेक्टर उसी के अंदर बना दे, विच इज क्विनरी सेक्टर, विच मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट लेवल जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, हाईएस्ट, मैं अगर बात करूँ सिंपली, इट इंक्लूड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग. किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सोसाइटी में जब हाईएस्ट लेवल जो डिसीजन लिया जाता है जिन लोगों के द्वारा, यू माइट हैव गॉट दैट कि कौन करता है, जैसे कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, IAS ऑफिसर्स हो गए,
सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, तो ये लोग क्यूनरी सेक्टर्स में आते हैं. दैट इज द पर्सन हु इज हैविंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ सोसाइटी और इकोनॉमी, which includes your top executive or even the officials such as in the government or science में है, universities में है, even in healthcare, culture, media. So this is all culinary sector. So these are the basically 5 sectors which we are dealing with. आप लोगों ने 3 बड़े होंगे. इसके अलावा we have 2 more which is quaternary sector and culinary sector. Quaternary sector includes your consultancy and all, research and development. Where we are talking about with the industries which are providing the information services. But here we are talking about the industries which are, which includes the highest level of decision making. Got it? So this is the next topic which we have started today, which is the sectors. So till now what we have studied is what is economy, types of economy, size of Indian economy, and then we have studied activities, branches and sectors. Scarcity also we have seen somehow, right? So these were the topics which we have studied today. Microeconomics, macroeconomics देख लिया. ठीक है, 1-2 टॉपिक और है वैसे छोटे से, अगर हम कर ही लेते हैं. ठीक है, जस्ट इन केस अगर एग्जाम में आता है, सो यू मस्ट नो दैट. हो सकता है नहीं पूछे, बट हो सकता है पूछ ले. आई डोंट वांट यू टू जस्ट सी कि यार हुआ नहीं तो मेरे से हुआ नहीं, वो मैम ने पढ़ाया नहीं तो मिस हो गया. सिंपल सी बात है यार कि इकोनॉमी के अंदर ना सेंट्रल प्रॉब्लम्स है. सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसके आसपास इकोनॉमी चलती है, जिसके आसपास इकोनॉमिक्स है. कुछ 3 चीज़ें हैं जिसके आसपास ही इकोनॉमी चलती है. ठीक है, व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स? सिंपल है कि क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस. ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाना है. भाई कुछ बनाने भी है, प्रोडक्शन करनी भी है, तो ये तो पता हो किसके लिए बनाना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. सो दिस इज जस्ट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल ऑफ दिस, बट सिंपली वी शुड नो कि यार होता क्या है. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अगर मैं सिंपली बोलूँ, कोई अगर पेपर में आ भी जाए, 3-4 प्रॉब्लम लिख भी दे, तो आपको ये 3 प्रॉब्लम आंखें बंद करके टिक करनी है. दैट्स इट. ठीक है, एक कंसेप्ट है छोटा सा, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का. नाम से शायद समझ आ रहा हो, अपॉर्चुनिटी कुछ कॉस्ट है. कॉस्ट मतलब कुछ हमारे जेब से जा रहा हो. सो दिस इज समथिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. जैसे आपको पता है, वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज. वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द सोसाइटी हैव टू चूज फ्रॉम दैट लिमिटेड रिसोर्सेज. हम लोगों की नीड इतनी है बट हमारे पास रिसोर्सेज इतना नहीं. इफ़ आई टॉक अबाउट रिसोर्सेज में मनी की मैं बात करूँ, सिंपली मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा गाड़ी ले लूँ, मैं बहुत बड़ा घर ले लूँ, बट माइट बी पॉसिबल आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज. हो सकता है मैं एक छोटा घर लेने के लिए पैसे अभी मेरे पे हो, बट स्टिल आई वॉन्ट बिग हाउस, सबको चाहिए. सो दैट मीन्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट देयर इज एन ऑप्शन कि हमारे पास कहने की स्कैरसिटी है, राइट. तो यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि कहीं ना कहीं, अगर मैं सिंपली बात करूँ, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. देखो अभी तो नहीं समझ आएगी, 4 वर्ड लिख दिए, समझ तो नहीं आए होंगे. ठीक है, मान लेते हैं आई हैव एन ऑप्शन टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट ₹30,000 पर मंथ. ओके, 30,000 पर मंथ टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव. And I also have the option to become a journalist at ₹35,000 per month. If in case I choose this option to be as a journalist and I skip this option, then this is my opportunity cost, which I have foregone because I have taken one thing. अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं यार journalist भी बन जाऊँ, executive भी. No. By having one thing, if we are gaining one thing, we need to sacrifice something. That is what opportunity cost is. यार मेरी 35,000 में opportunity cost 30,000 की, मुझे इसके बदले में 30,000 की नौकरी मिल रही है, अगर मुझे ये नहीं करना तो मैं वो कर लूँगा. दिस इज वॉट माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज. हम बोलते ना यार ये 20,000 का है, ये मेरे को 20,000 दे रहे हैं, उधर मेरे को 25,000 मिल रहा है, अगर 25 वाले मान गए तो ठीक है, अदरवाइज आई विल वर्क विद 20,000 वाले. दिस इज वॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज. सो दिस इज वॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, विच इज कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट. नेक्स्ट कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, जो भी ऑल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है, जिसको मैंने फॉरगोन कर दिया, जिसको मैंने जाने दिया. अगर मैं कह रही हूँ मेरे पे 30,000 का एक ऑप्शन है, 35,000 का एक ऑप्शन है, 40,000 का ऑप्शन है, तो इफ आई एम टेकिंग दिस ऑफर, तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन क्या है, 35,000, नॉट 30,000. सो दिस इज वॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज. क्लियर. यहीं से ही हमारा ये जो पीपीएफ का कंसेप्ट होता है ना, पीपीएफ के बारे में अगर आपने सुना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यहीं से निकल के आता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो ये कहता है कि अगर हम एक चीज़ ले रहे हैं तो हमें दूसरा चीज़ छोड़नी पड़ेगी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. You can note down the definition of production possibility frontier. It is a graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology. कि हमारे पास एक particular resources है, एक particular technology है, उसी के साथ हमें goods produce करने हैं,
अगर मेरे को ये गुड ज़्यादा चाहिए, ये वाला गुड इतना चाहिए, तो मुझे ये गुड कम ही लेना पड़ेगा। और मुझे अगर ये ज़्यादा चाहिए तो मैं, अगर मान लो यहाँ तक चाहिए, तो मुझे ये वाला गुड कम लेना ही पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज़। ठीक है, एग्जामिनेशन में हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो सिंपल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि यार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, कि किसी भी एक चीज़ को हम ले रहे हैं तो वी नीड टू सैक्रिफाइस द अदर गुड। दैट इज़ व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज, दैट वाई इट स्लोप डाउनवर्ड ऑल्सो। ठीक है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कि ये सारे कॉम्बिनेशन एक इकोनॉमी अटेन कर सकती है। दीज ऑल कॉम्बिनेशन इकोनॉमी कैन अटेन, हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम इसके नीचे आ रहे हैं दैट मीन्स यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का, इसके ऊपर आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिसोर्स बना ही नहीं सकते ना। हमारे पास, मैं बोल रही हूँ 100 किलो शुगर है, और लेट्स से 20 किलो लेट्स से फ्लोर है, तो मान लीजिए कि मैं मैक्सिमम 500 किलो का, जस्ट एन अजम्पशन, केक बना सकती हूँ। तो 500 किलो के केक के लिए मैंने इतना बनाया ना, तो मैं इससे ज़्यादा बना सकती हूँ क्योंकि इतने ही रिसोर्सेज है, और इससे कम बना रही हूँ, उसका मतलब अभी कुछ ना कुछ रिसोर्स बच रहा है। तो दिस इज़ व्हाट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो सिंपली, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर, इतना ही इसमें था। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में इतना ही था। अब एक चीज़ और है, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। यार देखो, एक लाइन याद रख लो, पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब नाम से समझ रहे हो, पॉजिटिव, दैट इज इट इज़ डीलिंग विद व्हाट इज, ठीक है, क्या है, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। क्योंकि हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं, उससे रिलेट करके पॉजिटिव इकोनॉमी हमको ये बताता है कि कैसा है, क्या है। इट एम्स टू मेक द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधा सीधा फैक्ट्स पे बेस्ड है, सीधा सीधा फैक्ट्स पे बेस्ड है, कोई सजेस्टिव नहीं किया, सजेस्ट कर दो। व्हाट इज, जो दिख रहा है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमी। इट इज डीलिंग विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। डेटा के साथ वेरीफाई कर सकते हैं, फैक्ट्स के हिसाब से। ठीक है, बट वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज व्हाट ऑट टू बी, या फिर हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे करी जाए प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पे बात हो रही है हाउ द प्रॉब्लम्स एक्चुअली आर सॉल्व, बट यहाँ पे हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, राइट। यहाँ पे हम आइडियल्स में बात कर रहे हैं, हम जजमेंट दे रहे हैं कि यार कैसे करा जाए, यहाँ है कैसे सॉल्व की गई है। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी सेज। Just simply understand the meaning of this. This is it. Okay. So this lecture was the first lecture of this EPFO 1, and it was a brief introduction about the economics. I hope everything is clear to you. Still, if you have any doubts, you can contact me anytime on my WhatsApp number. You can even note down my WhatsApp number. I think I must have given you in the beginning of the video, but if any one of you have missed that, you can note down now. So this is my WhatsApp number. You can contact me anytime for any of your doubts. एंड ऑल्सो प्लीज़ रिवाइज दिस। एक क्वेश्चन आया है इससे, पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, का था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करती है, एग्रीगेट से करती है। पहला ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन था कि इट डील्स विद इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। रीज़न एंड असर्शन था कि बताना है सही है या नहीं है। तो सिंपली आपको पता है कि क्या है। इवन मैं दिखा देती हूँ, चलो एक सेकेंड को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेज। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील कर रही है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड एवरेज। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटरमाइन करना। दिस इज राइट। ये तो चीज़ हमने पढ़ी है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी भी तो बोलते हैं इसको, और एग्रीगेट्स वगैरह पढ़ते ही हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं, कहीं ना कहीं इसका रीज़न भी बन जाता है। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। इतने टॉपिक्स में से जो एक क्वेश्चन आया, हो सकता है इस बार कुछ और टॉपिक्स आ जाए जो मैंने कराए हैं, उतने उसमें से ही आ सकता है अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो। ठीक है, सो दिस वॉज इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।